हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में दोनों ही टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे पिछले वाला टॉपिक था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस चैप्टर के बाकी जो टॉपिक्स होंगे वो उस टॉपिक पर डिपेंड करेंगे। साथ साथ में जो आज अब वो टॉपिक है वो भी डिपेंड करेंगे और ये आगे मिलकर आगे चलेंगे और आगे के टॉपिक्स को हमें समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे हमारे पास हमने कल पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी के लिए रिलेशन आई थी वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम, इलेक्ट्रिक चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके साथ जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत ही ज़रूरी, समझिए। एक कंसीडर कर लिया हमने एक्स वाई कंडक्टर, लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे कि कोई पाई कंडक्टर जिस तरह से जो ये एरिया होता है ना, तो यहाँ पे दिखा रखा है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। अगर वी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया है और लेंथ इसकी एल है, तो हमें पता है v इज इक्वल टू ई इंटू एल, डी की जगह एल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, एल है। इसके बाद लेट एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूटन वॉल्यूम, बहुत ही जरूरी है, आगे तक चलेगा ये। एन क्या है, स्मॉल एन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने फ्री हैं किसी कंडक्टर के अंदर। द पर यूनिट वॉल्यूम भी ध्यान रखना। इसके साथ द इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट विद अ कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में किसकी वजह से मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करें, इलेक्ट्रिक फोर्स जो इनके ऊपर लग रही है उसकी वजह से मूव करेंगे। आगे देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। आगे देखिए द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये कितने होंगे, क्योंकि ए इंटू एल क्या है, ध्यान से देखिए ए इंटू एल ये वॉल्यूम हो जाएगी, क्योंकि ए क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, और एल क्या है, जैसे कोई ये सिलेंडर टाइप है, ये तो मान लीजिए एच हो गया और ये पाई आर स्क्वायर, तो सिलेंडर का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर तो ए है और एच क्या है, एल है, तो क्या हो जाएगा ए इंटू एल हो जाएगा। इसके साथ तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, एन है, और वॉल्यूम कितनी है, ए एल है, एन ए एल। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई है, टोटल चार्ज जो पास करेगा कंडक्टर से वो कितना होगा, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं टी टाइम के लिए, द टाइम इन विच चार्जेस पास थ्रू द कंडक्टर, टी इज इक्वल टू एल बाई वी डी, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, एल है, और वेलोसिटी कितनी है, वी डी है, तो T इज इक्वल टू एल बाई वी डी। इसके साथ द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर, जो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, बिल्कुल आसान है ये टॉपिक, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू बाई टी हो गया हमारे पास, क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी ये वाली ए एल एन ई डिवाइड बाई टी, और टी की वैल्यू हमने रख दी ये एल अपॉन वी डी, एल से एल कट गया तो हमारे पास क्या रह गया, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। बहुत ही जरूरी रिलेशन है, याद रखनी है, आई इज इक्वल टू ए एन वी डी। जो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है, ए पे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। इसके साथ साथ अगला टॉपिक है बहुत ही जरूरी, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक अच्छा टॉपिक है, ध्यान से आपने समझना, इसको करना है।
ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ जो है ना वो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन बताता है। इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करता है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो करता है, और चार्ज फ्लो होने की वजह से ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ना मूव करें, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? दिस लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। सीधी बात ये है कि भाई I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो मैं अगर आपको ये आपने याद रखना है कि करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली, छोटी स्टेटमेंट क्या है, द करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इसको कंप्लीट कैसे करेंगे? कौन सी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से जो फ्लो कर रही है और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उसी कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। तो डेफिनेशन क्या बनाएंगे? द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। इसके बाद क्या हो जाएगा? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। उल्टा क्यों करता है? कर दिया हम लोगों ने कांस्टेंट लगाने के लिए कि V इज इक्वल टू IR, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ना ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस करंट को कम करेगा, इस वजह से करंट की तरफ आया है ये। क्योंकि अगर आप जैसे कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, यहाँ पे R नहीं लगा सकते हटा के इसको, नहीं क्यों? क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी है, और यहाँ पर जो V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला होगा हमारा ओम्स लॉ का। तो R जहाँ पे क्या है, R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर? नेचर ऑफ मटेरियल एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। आर की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द कंडक्टर के सब्सटेंस की प्रकृति के ऊपर और उसके डिमेंशंस के ऊपर। वायर है, मान लीजिए पतली वायर है, मोटी वायर है, उसके लिए अलग अलग होगा, और लेंथ के लिए अलग अलग होगा। इसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओम्स लॉ होल्ड्स गुड ओनली व्हेन स्टडी करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है। और यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन R इज इक्वल टू V बाई I हो जाता है। अगर इस डायरेक्शन में I है, इस डायरेक्शन में V है, तो जो स्लोप है हमें क्या देगा? हम ये प्लस में पढ़ के आए हैं, स्लोप हमें दोनों का रेशियो देता है, इसका इससे रेशियो, इसका इससे रेशियो देता है। तो V का I से रेशियो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर T1 और T2 हमारे पास दो मान लीजिए वायर हैं 1 और 2, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? रेजिस्टेंस किस R1 जो है ना वो इसका रेजिस्टेंस जो है ना ज़्यादा होगा और इसका रेजिस्टेंस कम होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद डिडक्शन कैसे करनी है? डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ बिल्कुल इजी है, डिडक्ट कैसे करना है इसको। तो जैसे कि आपने जो है ना इसके डिडक्शन के लिए करंट फ्लोइंग हमें रिलेशन याद रखनी है, I इज इक्वल टू ANEVD। डिडक्शन पूछा नहीं जाता लेकिन आपको आपने याद रखना है। और VD की वैल्यू क्या हमारे पास? VD इज इक्वल टू E टाउ बाई M। और I VD की जगह इस इक्वेशन में VD की वैल्यू रख दीजिए, I इज इक्वल टू ANEE टाउ बाई M। तो और हमारे पास E की वैल्यू रख दीजिए V बाई L। तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये फॉर्मूला? I इज इक्वल टू ANE स्क्वेयर E टाउ बाई M था, और अगर आप यहाँ पर E की जगह पर रख सकते हो V बाई L, तो क्या हो जाएगा? इसको हटा दीजिए और यहाँ पर रख दीजिए V बाई L। तो ये बन गया हमारे पास ANE स्क्वेयर, यहाँ पर E स्क्वेयर नहीं मिसिंग है, थोड़ा सा लिख लेना, E स्क्वेयर V टाउ बाई ML। तो अगर हम बात करें V इज इक्वल टू, यहाँ से V को तो एक तरफ रखो, I को एक तरफ रखो, V इज इक्वल टू ML अपॉन ANE स्क्वेयर टाउ इंटू I।
तो अगर हम इसको v इजकल टू आई आर के साथ कंपेयर करें तो आर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आर के इक्वल हो जाएगी आर इजकल टू एम एल ए एन ई स्क्वायर टाउ। तो अगर हम बात करें एल और ए तो होगी डिमेंशंस, एम कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एन नेचर ऑफ मटेरियल और ये रिलैक्सेशन टाइम भी कुछ ये टेम्परेचर पे भी किस तरह से डिपेंड करता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करती है, ई डिमेंशंस, ए और एल और टेम्परेचर, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। हम इसको आगे पढ़ेंगे। ये था ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इक्वल टू आई आर। लेकिन स्टेटमेंट क्या कहेगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पहले नहीं आता, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करने के बाद करंट आता है, इस वजह से I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कहेंगे। तो ये आज इस वीडियो में इतना ही बस।